बच्चों, हम लोग बोर थ्योरी, बोर मॉडल का जो है आगे उसी पर आधारित चीज़ें जान रहे हैं। आइए, किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के लिए सूत्र तो हम लोग पढ़ चुके हैं। हाइड्रोजन की ऊर्जा निकालते हैं। पहले हम जाने आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन ऊर्जा क्या होती है। तो किसी तत्व के एक विलगित गैसीय परमाणु आद्य अवस्था में उसके बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस तत्व का आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं। जैसे कोई मेटल है, गैसीय स्टेट में है, विलगित गैसीय परमाणु, ये गैसीय परमाणु है, ये एटम है, एक एटम है, इससे जो है एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो जो ऊर्जा निकालने के लिए चाहिए वही आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन ऊर्जा, आयनन विभव कहलाती है। जैसे कोई तत्व ए है, ये गैसीय स्टेट में होना चाहिए और उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलता है तो धनावेशित हो जाता है और इसमें जो ऊर्जा निकलती है वही जो है कहलाती है आयनाइजेशन ऊर्जा। जो ऊर्जा निकलेगी, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन परमाणु है, यह गैसीय अवस्था में रहेगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो H प्लस एक गैसीय, इसके डेल्टा ई का मान होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सिद्ध कीजिए कि हाइड्रोजन का प्रथम आयनन विभव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसको हम निकालेंगे। यही परिभाषा है किसी तत्व के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह प्रथम आयनन विभव कहलाती है। जैसे आयनन ऊर्जा गणना निम्न सूत्र से करते हैं। सूत्र क्या है? आयनन ऊर्जा का सूत्र है, जैसे हम आते हैं, ये जैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल हम निकाल रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन ये है, ये एक इस पर एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन पर, तो बाह्य कोश से जो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वह अनंत पर जाए, यानी कि यह डेल्टा ई का मान होगा, डेल्टा ई बराबर यानी कि बाह्य इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा, हाइड्रोजन है ये गैसीय स्टेट में है, ये H प्लस गैसीय स्टेट प्लस, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन विभव कहते हैं। तो यही जो है अनंत पर जो आयनन ऊर्जा गणना निम्न सूत्र से की जाती है। आयनन ऊर्जा डेल्टा ई बराबर ई अनंत माइनस ई एन। ई अनंत अनंत अवस्था पर ऊर्जा है, अनंत अवस्था यानी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से बाहर चला गया है तो वहाँ पर ऊर्जा जो है शून्य हो जाएगी। सूत्र ई एन के लिए सूत्र है, ये जानते ही हैं, ई एन बराबर -13.6 जेड स्क्वायर बटे में एन स्क्वायर। एन का मान यहाँ पर रखेंगे, एन का मान अनंत रखेंगे तो ये हो जाएगा ई अनंत का मान जो हो जाएगा ये 0 हो जाता है, यही 0 हो जाएगा। तो 0 माइनस ई एन बराबर माइनस ई एन, ये हो जाएगा डेल्टा ई बराबर माइनस ई एन। ई एन का सूत्र इसे निकाल सकते हैं। इस सूत्र से H की आयनन ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। तो आइए हम लोग आयनन ऊर्जा की गणना करते हैं। क्या है? जैसे भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में En का मान है -13.6 गुणे जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाइड्रोजन का पहली कक्षा के लिए E1 बराबर -13.6, हाइड्रोजन का परमाणु जेड परमाणु क्रमांक है 1/1 बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 13.6 यानी 13.6। अब जैसे इसके आयनन ऊर्जा हो जाएगी डेल्टा ई बराबर माइनस ई एन, तो -13.6 बराबर +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट से हाइड्रोजन के अगर इतना ऊर्जा दे दिया जाए तो
आयनन जो है इलेक्ट्रॉन निकलकर अनंत पर चला जाए, अनंत ऑर्बिट में चला जाएगा, nवीं ऑर्बिट में चला जाएगा। इस तरह आयनन ऊर्जा की गणना हम इस सूत्र की मदद से कर लेते हैं। अगर इसी को हम जूल में लिखते हैं तो En का मान होता है -2.179 इंटू 10⁻11 Z²/n² आर्ग, या -2.179 × 10⁻18 Z²/n² जूल, ये जूल में हो जाएगा। इस तरह हम जो है निकाल सकते हैं। जैसे हम पहले कोष के लिए, यानी कि हम पहले कोष के लिए ऊर्जा गणना करना चाहते हैं, तो हम ये करते हैं ऊर्जा गणना पहले कोष के लिए। यानी यदि n बराबर 1 में है हाइड्रोजन के लिए, मतलब हाइड्रोजन के लिए हमारी टॉपिक है हाइड्रोजन के आयनन ऊर्जा गणना। हाइड्रोजन के लिए यदि n बराबर 5 है, n बराबर 0 है, तो ऊर्जा अवस्था और ऊर्जा, n बराबर अनंत के लिए अनंत का मान रखेंगे, तो यहाँ पर अनंत का मान रख देंगे, इस सूत्र में अनंत का मान रख देंगे। यही सूत्र ले लेते हैं। En बराबर -13.6 अनंत के लिए 1/, अनंत हो जाएगा, ये बराबर 0 हो जाएगा, तो ऊर्जा 0 हो जाएगी। फिर पांचवें कोष के लिए E5 के लिए, अनंत E5 के लिए, तो ये हो जाएगा 13.6 गुणे 1/5 का वर्ग, 25 चौके 100, 13 चौक 25 वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग 50, 25 माइनस, तो ये होगा, हल करने पर आएंगे 13 चौके 52, तो ये हो जाएगा n बराबर पाँचवीं कक्षा के लिए ऊर्जा हो जाएगी -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n बराबर 4 के लिए, तो यहाँ 4 का वर्ग हो जाएगा, 4 का चौके 16, तो ये हो जाएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको याद भी कर लीजिए आप लोग। n बराबर 3 के लिए, तो ये हो जाएगा -3 के 9 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 के लिए, n बराबर 2 के लिए, तो ये हो जाएगा -2 दूनी 4, 3 चौके 12, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और भाग दे देंगे E3 के लिए, E2 के लिए, तो ये -13.4/4, तो 4 ये हो जाएगा ऋण 4, 13.6 है ना, 13.6 है, तो 3 4 3 12, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n बराबर 1 के लिए तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ मान रख देंगे 1, तो 1 हो जाएगा, ये 1 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस सूत्र से हम आयनन ऊर्जा की हम गणना कर लेंगे हाइड्रोजन का। तो प्रथम कोष के लिए आयनन ऊर्जा का मान -13.6 होता है। ऊर्जा अवस्था ये -13.6, या द्वितीय कोष के लिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तृतीय कोष के लिए -1.51। तृतीय कोष में ऊर्जा होती है प्रथम कोष की ऊर्जा, द्वितीय कोष की ऊर्जा, तृतीय कोष की ऊर्जा, चतुर्थ कोष की, जो पंचम कोष की ऊर्जा, और अनंत कोष की जो ऊर्जा होती है। कोष जो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, कोष या कक्षा या सेल कहलाता है। यानी के कोष, यानी n बराबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होगा, 2 होगा, ये 3 होगा, ये कोष कहते हैं, कक्षा कहते हैं, सेल कहते हैं, ये जो है, और मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं, KLMN कोष है, वही परिकल्पना है, इसी से हम कोष की उत्पत्ति हुई है। इसके बाद हम लोग स्टार्क प्रभाव, जीमान प्रभाव क्या है? जीमान प्रभाव,
जीमान प्रभाव। पहले स्टार प्रभाव देख लीजिए। स्टार प्रभाव यह है वैद्युत क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाओं का पुनः विघटन स्टार प्रभाव कहलाता है। जैसे वैद्युत क्षेत्र क्या है, स्पेक्ट्रम जो होता है, जैसे प्रकाश को प्रिज्म के सामने जो रखते हैं तो 7 रंगों में जो विभक्त हो जाता है स्पेक्ट्रम आप देखें। जब वैद्युत क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाओं का विघटन, टूट जाना, स्पेक्ट्रम अलग अलग हो जाना, स्प्लिट हो जाना स्टार प्रभाव कहलाता है। और जिस वस्तु से विकिरण का उत्सर्जन हो रहा है, जो विकिरण रेडिएशन हो रहा है, उसे चुंबकीय क्षेत्र में रख देने पर उसका स्पेक्ट्रम रेखाएं विभक्त हो जाती हैं। यानी कि स्पेक्ट्रम रेखाएं, अगर ये कंटिन्यूअस रेखाएं हैं तो ये विभक्त हो जाती हैं, टूट जाती हैं। ये मतलब इसको अगर देखें तो ये जैसे इस तरह है, ये है, ये है, ये टूट जाना, देखिए कंटिन्यूअस ना होकर टूट जाना। कहाँ पर? चुंबकीय क्षेत्र में। जब किसी पदार्थ से किसी वस्तु से विकिरण हो रहा होता है, जब उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो स्पेक्ट्रम रेखाओं का स्प्लिट हो जाना जीमान प्रभाव कहलाता है। आज जब किसी पदार्थ से विकिरण हो रहा होता है, उस विकिरण को जब वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है, यहाँ देखिए वैद्युत क्षेत्र में रखने पर स्पेक्ट्रम रेखाओं का स्प्लिट हो जाना, टूट जाना, विघटन हो जाना, अलग अलग हो जाना क्या कहलाता है? स्टार प्रभाव। और जब किसी पदार्थ से विकिरण हो रहा होता है, किसी वस्तु से विकिरण हो रहा होता है, अब उसको चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो वह स्पेक्ट्रम रेखाएं स्प्लिट हो जाती हैं, टूट जाती हैं, तो इस प्रभाव को जीमान प्रभाव कहते हैं। इसकी व्याख्या करने में बोर असफल रहे थे और इसी के बाद फिर आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे कैल्कुलस थ्योरी वगैरह। स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या गणना कैसे करते हैं? तो स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या की गणना के लिए कुल संख्या, अगर यदि इलेक्ट्रॉन 99 ऊर्जा कोष में हो तो स्पेक्ट्रम रेखाओं की कुल संख्या सूत्र होता है n-1। यदि 5वीं कक्षा में हो तो कुल कितनी संख्या हो जाएगी? कुल संख्या हो जाएगी 5 -1/2, तो ये बराबर 5 × 4/2, 2 दूनी 4 बराबर 10 रेखाएं। तो 10 रेखाएं कहाँ से होंगी? तो 10 रेखाएं कैसे निकालेंगे स्पेक्ट्रम रेखाएं? तो n बराबर 5 के लिए विभिन्न क्षेत्रों में रेखाएं का नामकरण निम्नलिखित होगा। पहला होता है पराबैंगनी क्षेत्र। पराबैंगनी में इसको कहते हैं 4 रेखाएं होती हैं। n बराबर 5 से ये जाता है n बराबर 4 में, n बराबर 3 में, n बराबर 2 में और n बराबर कितने हुआ? 1 में। तो ये कितना हो गई? 4। अगर यहाँ से 1 n बराबर 1 2 3 4 5, तो 5 से चलेगा तो 1 में, 2 3 4 5, 2 में, 3 में, 4 में, 5, n बराबर 1 में, n बराबर यहाँ 2 में, n बराबर 1 में, n बराबर 2 में, n बराबर 3 में और n बराबर, इस तरह जो है कुल 4 रेखाएं प्राप्त होगी। इसी तरह देश क्षेत्र में बाबर श्रेणी आती है, इसमें 3 रेखाएं प्राप्त होती है। 5 से 2 में, 5 से n बराबर 2 में, n बराबर 4 से फिर 2 में, फिर 3 से 2 में, इस तरह इसमें 3 4 3 7। और ये है और रक्त क्षेत्र जो होता है पाचन श्रेणी होती है। n बराबर 5 से 3 में, 5 से 3 में, 5 से 4 में और 5 से 3 में। यहाँ है n बराबर 5 से 2 में, 4 से 2 में, 3 से 2 में और n बराबर 5 से 4 में। इस तरह कुल जो है ये रेखाएं जो है 10 हो जाती हैं। इस आधार पर हम लोग स्पेक्ट्रम रेखाओं की हम लोग संख्या गणना कर लेते हैं। इसके हम लोग आगे जो है अगले वीडियो में कुछ सीखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।